स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किलयार्ड्स। कैसी चल रही एग्जाम की प्रिपरेशंस? एज यू ऑल नो दैट 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हैं। तो हमारी क्लास 11-12 कंप्यूटर साइंस इंटीग्रेटेड सीरीज की आज है क्लास 5th, जिसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है हमारा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 4 में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कोई एक ऐसा प्रॉब्लम जो हमें दिया गया है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स क्या होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, जो एक प्रॉपर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करे जो इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो। आफ्टर दैट, स्टेप्स क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम जो है हम लोगों की ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कंप्यूटर इनपुट डेटा लेता है, उस पर अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एंड एज पर द रिक्वायरमेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है। स्टेप्स यहाँ पे हम देखेंगे। स्टेप्स क्या होता है? फर्स्ट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम क्या हो गया कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना, पहले उसको देखना कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या क्या दिक्कतें क्रिएट कर रही है, प्रॉब्लम के होने से क्या क्या चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट हो रही हैं, प्रॉब्लम और क्या पॉसिबल कर सकती है, कहाँ पे इसको रोका जा सकता है। प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे तभी हम उसके प्रायर सॉल्यूशंस बता पाएंगे, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को पूरी तरह डिफाइन नहीं कर देंगे उसके डिटेल्ड और अच्छे सॉल्यूशंस बताना इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट स्टेप विच इज मैंडेटरी इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। द सेकेंड इज डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। प्रॉब्लम तो हमने डिफाइन कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम एक सेटअप बनाएंगे या फिर कुछ स्टेप्स राइट डाउन करेंगे जिस फॉर्मेट में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस फॉर्मेट को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, उसे कहते हैं डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद उनकी हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। आफ्टर दैट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज कोडिंग। हियर यू कैन सी कोडिंग क्या होता है। जो प्रॉब्लम की एल्गोरिदम होती है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, बट उसको कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की हेल्प से हम उस एल्गोरिदम को कोड के फॉर्म में राइट डाउन करते हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को प्रोसेस करता है टू सॉल्व इट। आफ्टर दैट इज टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर ली, एल्गोरिदम लिख लिया, कोडिंग कर ली। टेस्टिंग एंड डिबगिंग से हम वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि टेस्टिंग, जो हमने सॉल्यूशन बनाया प्रॉब्लम का उसको हम टेस्ट करेंगे कि वो एप्रोप्रिएटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसको दोबारा उस प्रोसेस में ही एल्गोरिदम को रीडिफाइन किया जाता है, देन सारे स्टेप्स को रिपीट किया जाता है। टेस्टिंग में जस्ट हम चेक करते हैं कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने बनाया है वो पर्टिकुलरली सही वर्क कर रहा है या नहीं। आफ्टर दैट हम देखेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि सपोज कर लीजिए आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, राइडिंग अ बाईसाइकिल इज अ प्रॉब्लम। तो इसका एल्गोरिदम हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बाईसाइकिल का स्टैंड हम हटाएंगे, सेकेंड स्टेप में उसकी सीट पे बैठेंगे, थर्ड स्टेप में पेडलिंग स्टार्ट करेंगे, फोर्थ स्टेप में ब्रेक्स यूज करेंगे जहां पे रिक्वायर्ड होंगे, फिफ्थ स्टेप में जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम थी राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल मतलब साइकिल को कैसे चलाना, उस सारी प्रॉब्लम को हमने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे कि कैसे हम उसे फॉलो करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसी प्रोसेस को, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो प्रिसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। लाइक आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एल्गोरिदम इस तरह से डिफाइन किया जाए कि वो छोटे और कम शब्दों में साफ साफ सॉल्यूशन को प्रोवाइड करे। यूनिकनेस, यूनिक होना चाहिए। कुछ भी चीज़ें ऐसे एज सच कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, एक यूनिक रिजल्ट क्रिएट करना चाहिए एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। फाइनाइटनेस मतलब
कम नंबर ऑफ स्टेप्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारी एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम तो छोटी सी है बट आपने एल्गोरिदम बना दी 50-60 लाइन की, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एल्गोरिदम भी हमारे लिए इतना लेंथी हो जाएगी कि आगे का प्रोसेस करना बहुत टाइम टेकिंग होगा। इसलिए एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होनी चाहिए। आफ्टर दैट इज इनपुट। इनपुट मतलब उस एल्गोरिदम में स्टेप्स होने चाहिए जो यूजर से इनपुट ले रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को एज अ इनपुट कवर कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो एल्गोरिदम शुड कंटेन आउटपुट टू शो द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद बात करी जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने लिख ली, एल्गोरिदम हमें समझ में आ गया क्या होता है, बट उसके बाद हम देखेंगे कि एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के भी तो कोई तरीके होंगे, एल्गोरिदम को लिखने के कितने तरीके हैं ये हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है वो है फ्लो चार्ट और सेकंड है सूडो कोड। फ्लो चार्ट क्या होता है? सबसे पहले फ्लो चार्ट डायग्राम के छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के डायग्राम्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो डायग्राम्स कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा डायग्राम कौन से प्रोसेस को डिफाइन करेगा, वो हम टेबल में देखेंगे। टेबल ये जो हमारे पास है इसमें क्या है कि फर्स्ट इज है ओवल टाइप का। ओवल है हमारे पास जिसमें हमें लिखा हुआ है यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड। ओवल का मतलब, जब भी हम ओवल यूज करेंगे व्हाइल रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिदम, उसका मतलब होगा कि हमारा कोई भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या फिर एंड हो चुका है। जब कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा या फिर जब कोई प्रोसेस एंड होगा तब हम यूज करेंगे ओवल। यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है, एरो का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो एल्गोरिदम के पाथ को डिफाइन कर रही है, मतलब हमें ये बता रही है कि एल्गोरिदम किस डायरेक्शन में मूव हो रही है और कैसे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम में काम हो रहा है। आफ्टर दैट इज पैरेललोग्राम। इसमें क्या डिफाइन होता है? ये हमें इनपुट लेने के लिए, जब हम यूजर से कोई इनपुट लेते हैं तो हम पैरेललोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जब आउटपुट देते हैं तब हम पैरेललोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो रेक्टेंगल आता है, रेक्टेंगल का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई प्रोसेस रन कर रहा है, कोई एक प्रोसेस है जो रन कर रहा है, जो वर्क कर रहा है, वो रिप्रेजेंट होता है इनसाइड अ रेक्टेंगल। बात करें डायमंड की, तो डायमंड एक डिसीजन रिप्रेजेंट करता है, जो फाइनल डिसीजन हमारा, फाइनल डिसीजन नहीं कहेंगे उसे, तो रिजल्ट कहते हैं, जो ओवल की फॉर्म में आता है। डायमंड जो हमारा होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिसीजन। डिसीजन क्या हो गया? आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन बनाया, इफ उसका आंसर येस है या नो है, जो सिचुएशंस हमें प्रोवाइड करता है वो रिप्रेजेंट करता है डायमंड। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब। नॉन फंक्शनिंग लाइट बल्ब की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। हमारे पास प्रॉब्लम आई कि जो हमारा बल्ब है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। तो बल्ब नहीं चल रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है, वो हम प्रॉब्लम में कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या बल्ब ऑन है या नहीं। पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना, इफ बल्ब ऑन है और वो नहीं चल रहा है तो बल्ब खराब है। इफ बल्ब ऑन नहीं है तो सबसे पहले हम उसे ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के बाद अगर वो चल गया तो बल्ब ठीक है, अगर नहीं चला तो बल्ब खराब है, हमें इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा या फिर नया बल्ब लगाना पड़ेगा। वो उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। इस फ्लो चार्ट में हमने देखा, हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया वो था हमारा डायमंड। डायमंड में हम डिसीजन यूज करते हैं, तो डिसीजन में क्या है? इज द बल्ब स्विच्ड ऑन, क्या बल्ब चालू है? इफ यस तो क्या वो जल रहा है? अगर हाँ तो रिप्लेस द बल्ब। इज इट बर्नट आउट, इसमें बोला है क्या वो जल गया है। अगर वो जल गया है मतलब बल्ब चल तो रहा है बट वो बर्नट आउट हो गया है, मतलब खराब हो गया है, फट गया है, जल गया है, तो बल्ब को रिप्लेस कर दो। ये तो था हमारा सीधे सीधे डायरेक्शन में आ गया। सेकंड जो था, अगर हमारा बल्ब चालू ही नहीं है तो सबसे पहले हम उसे स्विच ऑन करेंगे, चालू करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि बल्ब ऑन हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो मतलब बल्ब खराब हो गया है। अगर हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। अगर हमारा बल्ब बर्नट आउट नहीं हुआ है, मतलब खराब नहीं हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिशियन को कॉल करेंगे। तो जो एरोज जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बेस्ड ऑन द डिसीजंस किस डायरेक्शन में एल्गोरिदम मूव कर रही है। आफ्टर दैट
किस डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो कौन से स्टेप पे पहुंच रही है, क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। इस तरीके से तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिदम को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। टॉकिंग अबाउट सूडो कोड, सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड नेम से ही समझ में आता है कि सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, जो कि रियल नहीं है। तो इसके सूडो कोड के मतलब से हम ये समझते हैं कि एक ऐसा कोड जो रियल कोड नहीं है, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं इंटरप्रेट करने के लिए प्रॉब्लम को, लेकिन ये रियल कोड नहीं है। जो रियल कोड हम लिखेंगे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होगा, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कोड लिखते हैं। तो सूडो कोड इज नॉट अ रियल कोड, it is used to represent the algorithms। एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ देखिए, टू डिस्प्ले द सम ऑफ टू नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। सूडो कोड फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी, सूडो कोड क्या होगा, सूडो कोड में हम नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में ही लिखते हैं, बट इसमें कुछ कीवर्ड्स है जो हम यूज कर लेते हैं, लाइक इनपुट हो गया, कंप्यूट हो गया किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, प्रिंट मतलब किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इफ एल्स वाइल ट्रू फॉल्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जो रिटन है, मेंशन है, जो हम सूडो कोड में यूज करते हैं। अब हमें देखना था दो नंबर्स का सम हम करेंगे तो उसके लिए सूडो कोड क्या लिखेंगे। दो नंबर्स का जब हम सम करेंगे तो उसके लिए सूडो कोड लिखेंगे इनपुट, पहला नंबर इनपुट ले लो यूजर से, दूसरा नंबर इनपुट ले लो। जब यूजर हमें इनपुट देगा कि किस नंबर का सम करना है, तभी तो हम आगे सम कर पाएंगे। फिर उसके बाद कंप्यूट कर देंगे, हम रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या होगा, नंबर 1 और नंबर 2 का सम। जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो ये तो हमने देखा कि सूडो कोड कैसे वर्क करता है। सूडो कोड एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है। सूडो कोड पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज करता है, लाइक इनपुट आउटपुट कंप्यूट प्रिंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इफ एल्स वाइल ट्रू फॉल्स। उसके बाद सूडो कोड ह्यूमन लैंग्वेज में ही एल्गोरिदम और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन करता है। फिर हम देखेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? फ्लो ऑफ कंट्रोल हमें डिफाइन करता है कि किस फ्लो में कैसे स्टेप बाय स्टेप जो फ्लो चार्ट है वो सॉल्यूशन को डिपिक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन को बता रहा है। ये होता है फ्लो ऑफ कंट्रोल, किस फ्लो में कैसे स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिदम है वो बता रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल के दो टाइप्स होते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल के दो टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज सीक्वेंसिंग, देन सेकंड इज सिलेक्शन। सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस रन कर रही हैं, किस ऑर्डर में जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी थी, लाइक एल्गोरिदम जो है वो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में दी जाती है, किस ऑर्डर में वो रन कर रही हैं, उसे हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में बहुत सारे पाथ होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चला जा रहा है, एक जा रहा है दूसरे पाथ पे रन कर रहा है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, इसमें यहाँ पे देखिए, इज द बल्ब स्विच्ड ऑन जहाँ पे लिखा हुआ है, नो पे तो स्विच ऑन चला गया, येस पे इज इट बर्नड आउट चला गया। तो ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, दो डिफरेंट पाथ पे मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। इसमें से जो हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सिलेक्शन। मतलब ब्रांच, देयर आर मल्टीपल ब्रांच, उसमें से कौन सी ब्रांच हमारे लिए अप्रोप्रिएट है वो हम सिलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राइट एन एल्गोरिदम टू चेक वेदर अ नंबर इज ऑड और इवन। इसमें क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले तो नंबर इनपुट लेंगे यूजर से नंबर इनपुट ले लिया। अब हम उसे चेक कैसे करेंगे कि ऑड है या इवन है। ऑड और इवन का जो लॉजिक होता है वो सबको पता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं देते। जब 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर 0 होता है। वो कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स। और बाकी जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मतलब 2 से डिवाइड होने पे जिनका कुछ रिमाइंडर आता है वो होते हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में हमें डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। एल्गोरिदम क्या है? यूजर से नंबर इनपुट लिया, इफ नंबर, यहाँ है, यहाँ देखिए, इफ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0। नंबर मॉड 2 का मतलब है कि अगर नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 दे रहा है। मॉड का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर के बाद हम मॉड लिख रहे हैं और एक और नंबर लिख रहे हैं, तो जो लास्ट में हमने नंबर लिखा है उसको जब हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो उसकी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगी। यहाँ पे हमने सिचुएशन दी है, वो रिमाइंडर जो है हमारी राइट हैंड साइड में आती है।
अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आती है तो वो इवन है। इफ़ ये कंडीशन फॉलो होती है तो नंबर जो है इवन है, हम ये प्रिंट कर देंगे। इफ़ नहीं होती है तो नंबर ऑड है, हम ये प्रिंट करेंगे। इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो हमने स्टार्ट किया ओवल से, पैरेललोग्राम में हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने डिसीजन बनाया क्या नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर येस तो वो प्रिंट कर देगा इवन नंबर, इफ़ नो तो वो ऑड प्रिंट कर देगा। फिर हमारा जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमें सूडो कोड लिखना है और फ्लो चार्ट भी बनाना है। उसमें हम क्या चेक करेंगे कि अगर कोई बच्चा 13 ईयर्स से छोटा है तो उसे हम चाइल्ड कंसिडर करेंगे। इफ़ वो 13 से बड़ा या फिर 13 के इक्वल एंड 20 से छोटा है देन वो टीन एजर है। अगर वो 20 से बड़ा है तो उसे हम एडल्ट कंसिडर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस सूडो कोड में सबसे पहले एज लेंगे यूजर से, एज लेने के बाद सारी कंडीशंस लिखेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो वो फॉलो करेगा उसका आउटपुट हम उसे दे देंगे, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करा देंगे। जैसे देखिए सूडो कोड में हमने एज इनपुट करी, यहाँ पे एज हम इनपुट कर रहे हैं। अगर एज 13 से छोटी है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, चाइल्ड। और एज अगर 20 से छोटी है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, टीनेजर। अगर हमारी एज 20 से छोटी है, 20 से छोटी है तो इसका मतलब वो पहले चेक करेगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी हेल्प से समझाती हूँ, आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने स्टार्ट किया, एज को एंटर किया, एज को एंटर करने के बाद सबसे पहले आपने देखा क्या वो 13 से छोटा है। अगर हाँ तो आपने चाइल्ड कंसिडर कर दिया। इफ़ वो 13 से छोटा नहीं है तो आप ये देखेंगे क्या वो 20 से छोटा है। 13 से छोटा नहीं है लेकिन 20 से छोटा है, मतलब 13 और 20 के बीच में है। अगर यस तो वो टीनेजर हो गया, इफ़ नो तो वो 20 से बड़ा हुआ। 20 से बड़ा हुआ इसका मतलब क्या, हमने उसे एडल्ट कंसिडर किया। जब हमारी ये तीनों कंडीशंस रन हो जाएंगी, हम चेक कर लेंगे तो हमारा फ्लो जो है वो खत्म हो जाएगा, हम स्टॉप कर देंगे। ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जब हमें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रन कराना होता है या फिर प्रिंट कराना होता है तो हम उसे अगर मैन्युअली करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग होगा और प्रॉब्लमैटिक हो गया। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपको 1 to 1000 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो जब आप उसको मैन्युअली लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिपीटेशन स्टेटमेंट्स का। रिपीटेशन स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम रिपीटेटिव टास्क एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कवर अप कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट अ सूडो कोड एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स। हमें 5 नंबर्स यूजर से इनपुट लेने हैं, यूजर से इनपुट लेने के बाद उनका एवरेज फाइंड करना है। तो जब हम 5 नंबर्स यूजर से इनपुट लेंगे, फर्स्ट नंबर इनपुट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड लेंगे एंड फोर्थ लेंगे, तो ये एक साइकिल हो गई। जब हम मैनुअली बार बार ये काम करेंगे तो हमारा कोड जो है बहुत लंबा हो जाएगा, हमारी एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए हम स्टार्ट हेल्प लेंगे रिपीटेशंस की। इसमें है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेट काउंट इक्वल्स टू 0। सेट काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स 1 टाइम, 2 टाइम नंबर लिया, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, इसलिए हम काउंट यूज़ करेंगे जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। उसमें सम भी हमने 0 से स्टार्ट किया क्योंकि इनिशियली हमारे पास सम 0 है। उसके बाद हम काउंट जो है वो लेस देन 5 टाइम्स रिपीट करेंगे बार बार। लेस देन 5 टाइम्स क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 टोटल हमारे पास 5 हो गए। इफ हम 1 से स्टार्ट करते तो होता हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 5। लेस देन 5 इसलिए क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है। और हम 3 से 5 स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अब 3 से 5 स्टेप्स में क्या है वो देखते हैं। हमने यूजर से इनपुट लिया जिसको हमने नम में सेव कर दिया। जो हमारा प्रीवियस सम था 0, उसमें हमने नंबर को प्लस कर दिया। लाइक हमने 1 नंबर इनपुट लिया तो हमने 0 में जब प्लस किया 1 तो हमारे पास आउटपुट आया 1। अब उस 1 को हम सम में स्टोर कर देंगे और हमारा जो काउंट, एक साइकिल कंप्लीट हो गई इसलिए हम काउंट में +1 कर देंगे और दूसरा साइकिल स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही रिपीटेडली ये साइकिल चलती जाएंगी जब तक कि हमारा काउंट 4 नहीं हो जाता। जब हमारा काउंट 4 हो जाएगा तो ये साइकिल से बाहर आने के बाद हम क्या कंप्यूट करेंगे, हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज में क्या होगा, इन सारे नंबर्स का हम सम करेंगे, जो हमारे पास फाइनल सम आया था उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। यही सेम हमारे फ्लो चार्ट में है, काउंट और सम को 0 किया, काउंट लेस देन 5
किया हमने, उसके बाद नंबर इनपुट करके सम में ऐड कर दिया, और ये साइकिल तब तक कंटिन्यू होगी जब तक काउंट जो है वो लेस देन 5 ना हो जाए। लेस देन 5 होने के बाद हमने एवरेज कैलकुलेट किया, यहाँ पे एवरेज प्रिंट किया और स्टॉप कर दिया। अब सेकंड हमारे पास आता है कि हम एल्गोरिदम्स को वेरीफाई कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जो हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं अगर उसको हम डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट कर देंगे और रन करेंगे तो हमारे पास एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर इनपुट जिसका आउटपुट हमें पता होता है उसको हम एल्गोरिदम में रन कराते हैं मैन्युअली अगर वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे दे तो वो एल्गोरिदम ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क करेगी। तो इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, ड्राई रन। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि आपको एक प्लेस ए से सी तक ट्रैवल करना है वाया बी, मतलब, और उसमें आपका टोटल टाइम कितना लग रहा है ए से सी तक ट्रैवल करने में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए से बी तक कितना टाइम लग रहा है, बी से सी तक कितना टाइम लग रहा है, उसको हम ओवरऑल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ए से बी तक जो टाइम लग रहा था वो था हमारा T1, और बी से सी तक जो टाइम लग रहा है वो हमारा T2 है। यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है, हमें गिवन है पहले से, ए से बी तक T1, बी से सी तक T2। सबसे पहले जो ए से बी तक हमें टाइम लग रहा था वो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, फिर उसको हमने आवर्स और मिनट्स के फॉर्म में इनपुट लिया कि कितने आवर्स लगे कितने मिनट्स लगे। सपोज 4 आवर्स 20 मिनट्स लगे हैं तो हमने वैल्यू जो ली थी T1 की उसको हमने आवर्स और मिनट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, HH1 और MM1। सेम हमने T2 की वैल्यू के लिए किया जो हम B से C तक कवर कर रहे थे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने कैलकुलेट कर दिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आवर्स HH1 HH2, टोटल नंबर्स ऑफ मिनट कैलकुलेट कर दिए MM1 एंड MM2। बात करें तो अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया, क्योंकि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आवर्स टोटल नंबर ऑफ मिनट्स थे उसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि कितना टाइम लगा था। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, 5 आवर्स 20 मिनट्स T1 में लगा था ए से बी, एंड 7 आवर्स 30 मिनट लगा था हमें T2 में, दैट इज B to C। जब हम इन लोगों का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आवर्स एंड 50 मिनट्स। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस एल्गोरिथम में। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे पास मिनट्स की वैल्यू इक्वल्स टू 60 या फिर 60 से बड़ी होगी, सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई टोटल टाइम जो आया वो आया 6 आवर्स 70 मिनट्स, तो क्या वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है टाइम का? नहीं, क्योंकि टाइम कैन बी मेजर्ड टिल 60, वेदर इट्स मिनट सेकेंड और आवर, इट्स जस्ट 60। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए हमने एक लॉजिक निकाला। लॉजिक हमने क्या बिल्ड किया कि जब हमारी मिनट्स 60 के बराबर या 60 से ज़्यादा हो जाएंगी तो हम अपने आर के सेक्शन में +1 कर देंगे और अपने मिनट्स में से 60 माइनस कर देंगे। इसका हम ड्राई रन करके एग्जाम्पल देखें तो हमारा टोटल टाइम हो रहा है 6 आवर्स 70 मिनट्स, लेट सपोज। तो 6 आवर्स 70 मिनट्स को उस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, 70 मिनट्स में से हमने 60 माइनस किया तो कितना बचा, 10 मिनट्स, और अपने आवर्स में हम 1 आवर इंक्लूड कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, 7 आवर 10 मिनट्स। टोटल हमारे पास अब जो रिप्रेजेंटेशन आया वो होगा 7 आवर 10 मिनट्स, जो कि टाइम का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही हमने यहाँ देखा है 2 आवर्स 20 मिनट्स एंड 4 आवर्स 50 मिनट्स। तो ये ऑन एंड ओवरऑल 6 आवर्स 70 मिनट्स, यही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा 7 आवर्स 10 मिनट्स। हमने सेम ऊपर की तरह किया है जैसे ऊपर वाले एल्गोरिथम में किया था। फर्स्ट हमने T1 की वैल्यू प्रिंट कर ली, उसको आवर्स और मिनट्स में सेग्रीगेट कर लिया। सेम हमने T2 के लिए किया। T2 के लिए करने के बाद जैसे हमने पहले आवर्स कैलकुलेट किए थे, मिनट्स कैलकुलेट किए, वही करें। फिर हमने लॉजिक लगाया कि अगर मिनट्स हमारी 60 से अबव या 60 के इक्वल हैं तो हम आर में +1 कर देंगे और मिनट्स में -60 कर देंगे। तो जो फाइनल हमारा आउटपुट आएगा वो होगा हमारा टाइम का रिप्रेजेंटेशन, जो टाइम टेकन हुआ है ए से सी तक ट्रेवल करने में। ये तो हमने देखा कि कैसे एल्गोरिदम्स वेरीफाई होती हैं, कैसे हम ड्राई रन करते हैं कोड को और कैसे ये हमें हेल्प करता है। आफ्टर दैट एल्गोरिदम्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब हमारे पास 4 एल्गोरिदम हैं और हमें फाइंड करना है कि इसमें से बेस्ट एल्गोरिदम कैसी है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो एल्गोरिदम कंपेयर होती है वो दो बेसिस पे कंपेयर होती है, फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज स्पेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम कितना टाइम ले रही है बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में। बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में जो एल्गोरिदम कम टाइम लेती है दैट इज सजेस्टेड एट द बेस्ट एल्गोरिदम अकॉर्डिंगली। जो सबसे कम टाइम लेगी वो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगी, जो ज़्यादा टाइम लेगी वो एल्गोरिदम कम ही कंसिडर की जाती है, बहुत लो चांसेस होते हैं कि उस एल्गोरिदम को हम कंसिडर करें। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एल्गोरिदम किसी प्रोसेस को करने में या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने में, कोड को रन करने में कितना स्पेस यूज़ कर रही है, ये फैक्टर भी डिपेंड करता है कि हम एल्गोरिदम्स को कैसे कंपेयर करते हैं। जो एल्गोरिदम कम स्पेस यूज़ करती है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है, दैट एल्गोरिदम इज नोन एज द बेस्ट एल्गोरिदम। आफ्टर दैट हम देखेंगे कोडिंग। अब एल्गोरिदम तो हमने लिख ली अपनी लैंग्वेज में, क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फिर उसको हम लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, वो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। अब कोडिंग क्या हो गया, जो हाई लेवल लैंग्वेज में हमने कोड लिखा, जो एल्गोरिदम से कन्वर्ट करके हमने कोड लिखा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कोडिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्गोरिदम्स विद द हेल्प ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द कोड इज नोन एज कोडिंग। क्योंकि हम कोड में इसलिए कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में फर्दर कन्वर्ट हो। ओके, आफ्टर दैट डिकम्पोजिशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि एक बार में आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, बेस्ट पॉसिबल आप उस प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करोगे। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलरली सारे पार्ट्स को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर दोगे। ऐसे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होगा। तो डिकम्पोजिशन एक वही प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इजी बनाता है, जिसमें आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या फिर किसी भी सेगमेंट को अलग अलग पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस क्रिएट करने के बाद आप उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर जो उसका फाइनल सॉल्यूशन होता है वो आप अपने लिए यूज़ करते हैं। तो डिकम्पोजिशन में हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉल्यूशन निकाला और इंटीग्रेट कर दिया। इसमें एक एग्जांपल है रेलवे सिस्टम का। ट्रेन्स की इंफॉर्मेशन अलग पार्ट में उनने डाली, रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन अलग पार्ट में पुट ऑन की, स्टाफ, सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी इंफॉर्मेशन अलग पार्ट में पुट ऑन की, फूड सर्विसेज की अलग हो गई, बिल सर्विसेज की अलग, और जितनी भी अदर डिटेल्स हैं रेलवे से रिलेटेड वो अलग हो गई। तो इस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सॉल्यूशन निकाल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी वो इजीली सॉल्व हो गई। सब रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। फर्स्ट जो था, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के कितने स्टेप्स होते हैं, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, राइटिंग एन एल्गोरिदम, कोडिंग एंड डिबगिंग एंड टेस्टिंग। आफ्टर दैट एल्गोरिदम क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं वाइल राइटिंग एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। आफ्टर दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसे होता है, एल्गोरिदम्स में एक सीक्वेंस वाइज होता है, लाइक स्टेप बाय स्टेप्स जो हैं वो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे वर्क कर रही हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिसमें से एक हमें पर्टिकुलर ब्रांच को फॉलो करना होता है जो हम फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच सकें। उसके बाद हमने देखा रिपीटेशन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स राइट डाउन करने से बेटर है कि हम रिपीटेशंस यूज़ करें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का लॉजिक लगाने के बाद। आफ्टर दैट इज वेरीफाइंग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम्स को वेरीफाई कैसे करते हैं, एल्गोरिदम्स को ड्राई रन कैसे करते हैं। कोड जब ड्राई रन होता है तो उसमें हम क्या करेंगे कि पहले एल्गोरिदम्स को राइट डाउन करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद एज पर द रिक्वायरमेंट आउटपुट आ रहा है या नहीं ये हम चेक करेंगे। आफ्टर दैट इज एल्गोरिदम्स को किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कोडिंग क्या होती है, कैसे हम एल्गोरिदम को कोड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैसे हम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये तो था जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा। एंड स्टूडेंट्स, मेरा स्पेशल एम्फेसिस है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, बिकॉज
ये चैप्टर आपका एज अ बेस वर्क करेगा जब आप फर्दर पाइथन चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। आपके आगे आने वाले सिलेबस में ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर दें। एंड आपके जितने भी डाउट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर प्रैक्टिस सेशंस जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो लाइव क्लासेस में होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।